वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाता है कंट्री में, ठीक है। और इसका मेन रीज़न, कई जो जनरली पब्लिक को पता होता है, वो मेन रीज़न ये होता है कि हम लोगों ने मनी के फ़्लो को कंट्रोल करना होता है अपनी कंट्री में, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। नीड फॉर, इफ़ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, अगर मॉनेटरी सिस्टम, सबसे पहले मैं मॉनेटरी को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड, ठीक है। पैसों के लेन देन से रिलेटेड, या फिर पैसों का ज़्यादा होना कम होना, मतलब इनडायरेक्टली पैसों से रिलेटेड जो भी बात होगी उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, पैसों से रिलेटेड एक पॉलिसी जो बनाई जाती है। अब वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इफ़ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, अगर हमारा जो पैसों से रिलेटेड सिस्टम है एक, वो अनऑर्गेनाइज होगा, मतलब प्रॉपर्ली हमने उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, देन द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट डिस्टर्ब, तो फिर जो डिमांड और सप्लाई होगी पैसों की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे मनी, तो आपने क्रेडिट को उधार नहीं समझना, क्योंकि क्रेडिट के दो मतलब होते हैं, एक होता है उधार के सेंस में और एक होता है पैसों के सेंस में। तो यहाँ पे नॉर्मली पैसों के सेंस में बात की जा रही है। ड्यू टू विच द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री फेसेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। अब हमारे इकनॉमिक सिस्टम को बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं पैसों के कम ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, तो हमारा इकनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेज इन एनी कंट्री, द कंट्री बिकम्स इन्फ्लेशन स्ट्रिकन, अगर हमारे कंट्री में पैसों का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब करेंसी ज़्यादा आ जाएगी, तो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाएगी, ठीक है, विच लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डियरनेस। अच्छा, डियरनेस भी महंगाई को कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन स्ट्रिकन मतलब इन्फ्लेशन की तरफ माइल हो जाएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से महंगाई हो जाएगी। महंगाई को इन्फ्लेशन भी कहते हैं, डियरनेस भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिक्रीजेज, दैन द कंट्री बिकम्स डिफ्लेशन स्ट्रिकन विच लीड्स टू लोअर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे बोला अगर हमारे मुल्क में पैसों की कमी हो जाए, ठीक है, पैसों का फ़्लो कम हो जाए, तो हमारी कंट्री डिफ्लेशन स्ट्रिकन हो जाती है। डिफ्लेशन का मतलब, डिफ्लेशन सिंपल वर्ड्स में महंगाई का ऑपोजिट, कि हर चीज़ सस्ती होगी, ठीक है, करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होता है, विच लीड्स टू लोअर इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कहीं पे, क्योंकि उनकी नीड्स तो पूरी हो रही हैं किसी न किसी तरह, तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जब हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो तरक्की नहीं होती, ठीक है, महंगाई नहीं होती लेकिन तरक्की भी नहीं होती, तो फ़ायदा नहीं कोई। Therefore, the central bank of any country takes various steps to maintain the balance of credit in the best interest of country. अब सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि वो क्रेडिट में बैलेंस क्रिएट करे, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, मतलब सिंपल वर्ड्स में ना पैसे ज़्यादा हो ना पैसे कम हो। These steps are called the tools of controlling credit और मॉनेटरी पॉलिसी। इन स्टेप्स को जो सेंट्रल बैंक लेगा मनी को कंट्रोल करने का, मनी को बैलेंस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने नोट दिया हुआ है छोटा सा, उसमें दो डेफिनेशन दी गई हैं, इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की। अब इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग एंड प्राइजेज आर राइजिंग। इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे जो करेंसी है, हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, और जो चीज़ें हमने ख़रीदनी है, जो हमें चाहिए डे टू डे यूज़ के लिए, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक है। वैल्यू करेंसी कम हो रही है और कीमत बढ़ती जा रही है, इसको कहते हैं, इस सिचुएशन को, इस स्टेट को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, अब आगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। डिफ्लेशन इज़ अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ राइजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू जो है मनी की वो इंक्रीज़ हो रही है, राइज़ कर रही है, एंड प्राइजेज़ आर फॉलिंग, और प्राइजेज़ कम होती जा रही है। जब हमारी
करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जब ज़्यादा होने लग जाती है तो जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती फील होती हैं हमें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन देखते हैं। Monetary policy refers to the measures which the central bank of a country takes in controlling the money and credit supply in the country with a view to achieve specific economic objectives। अच्छा, अब तो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे मेजर्स हैं, ऐसे मेजर्स को कि हम क्या कह सकते हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जिनको सेंट्रल बैंक फॉलो करता है। क्यों? मनी को या फिर क्रेडिट सप्लाई को। अब यहाँ पे मनी और क्रेडिट सप्लाई दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब है मनी और उसके जो हम लोग उधार देते हैं, बोरो करते हैं मनी, उसके सप्लाई को कंट्री में बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस को अचीव करने के लिए, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग मेजर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंसिडर्ड एज द रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को रेगुलर करना, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द कंट्री। अब कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करता है कि पैसा ज़्यादा होना चाहिए, अवेलेबल ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मेनली कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ मच मनी इज़ the money community shall have, or perhaps more correctly deciding whether to increase or decrease the volume of purchasing power। अब वो कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या है कि वो ये डिसाइड कर सकें कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे कंट्री में कितने पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा या कम, ठीक है, या फिर मोर करेक्टली, मतलब ज़्यादा अच्छे अल्फाज में और सही अल्फाज में हम ये कह सकते हैं डिसाइडिंग वेदर टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़। हम डिसाइड करना कि हमने या तो पैसों को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। अब परचेजिंग पावर का क्या मतलब है? हमारी कोई चीज़ खरीदने की कुव्वत, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी अर्निंग महीने की 10,000 रुपये हो और मैंने अपना पूरा घर चलाना है, तो मेरी परचेजिंग पावर बहुत कम है एक तरह से। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी कम है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50,000 अगर महीने का कमा रही हूँ, ठीक है, अब मेरी परचेजिंग पावर एक तरह से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं 50,000 में अपने घर अच्छे से चला सकती हूँ, ठीक है। परचेजिंग पावर के आपके पास कोई चीज़ खरीदने की मतलब क्या कह सकते हैं हम, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। चलो खैर जो भी है, लेकिन आपके पास इसकी पावर है या नहीं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, इसमें से जो आपको इजी लगती है आप वो प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या रीज़न है कि मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पूरे मुल्क में सेंट्रल बैंक बोलता है सबको, हर बैंक को, हर इंस्टीट्यूट को बोलता है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है। क्या वजूहात हैं? सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट। The main objective of monetary policy is not only to maintain the condition of employment in the country, but also to create more opportunities of employment in less developed countries। अच्छा, monetary policy का main मकसद ये है कि वो जॉब एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करे, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। कैसे? अच्छा, जब हमारे हालात अच्छे होते जाएंगे, हम लोग नई जगहों में इन्वेस्ट करेंगे, नई बिल्डिंग्स बनेंगी, वहाँ पे लोग काम करेंगे। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अब देखो उस बिल्डिंग के थ्रू बहुत से लोगों को जॉब मिलेगी। कैसे? सबसे पहले तो जब वो बिल्डिंग बन रही होगी तो वहाँ पे मज़दूर काम करेंगे, वहाँ पे मिस्त्री काम करेगा, ठीक है, उनको सैलरी मिलेगी, उनको उनका दिन का जो होता है वेजेस होती हैं, मजदूरी होती है, वो उन्हें मिलेगी। वहाँ ये भी जॉब क्रिएट हो गई एक तरह से। अच्छा, अब बिल्डिंग बन गई, चलो मज़दूरों का काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद वहाँ पे जो लोग काम करने आएंगे, ठीक है, वो नए लोग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना ऑफ़िस खोलना है वहाँ पे, ठीक है, तो ऑफ़िस में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए होंगे ना।
तो उनको मैं हायर करूँगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग आएंगे, काम करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने पीएन रखना होगा, गार्ड रखना होगा, ठीक है। अगर हम लोग सिक्योरिटी का सिस्टम क्रिएट किया, वो उसके लिए लोग रखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ करना होता है, इस तरह जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी डज नॉट मीन टू कीप द प्राइजेस फिक्स्ड बट टू अवॉइड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने क्या नाम है, स्पेसिफिक अमाउंट पे प्राइस को फिक्स कर दिया है। इसका मकसद है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से बचना, उनको अवॉइड करना। द मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड टूवर्ड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय डिक्रीजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट और containing its expansion with a desired limit and curing deflation by increasing it। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वो अब इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है तो हमें मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मनी का फ़्लो कम करना पड़ेगा, और अगर हम लोगों ने डिफ्लेशन को कंट्रोल करें तो मनी के फ़्लो को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, दिस मीन्स मेंटेनिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब इसका मतलब है स्टेबिलिटी को क्रिएट करना एक्सचेंज रेट में, दैट इज़ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। अच्छा, अब हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना। अब जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि यूएसए की वैल्यू अभी है 168 रुपीज़, ठीक है। तो अब मतलब हमारी जो करेंसी की वैल्यू यूएस से 168 रुपीज़ कम है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमें उसको स्टेबल करना है, मेंटेन करना है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारी करेंसी की वैल्यू मतलब यूएस की डॉलर की एक वैल्यू होती कोई 10-20 रुपये, तो इसका मतलब है हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी उसके मुकाबले में दूसरी करेंसी की वैल्यू कम होगी। लेकिन अभी यूएस की डॉलर की वैल्यू कम है, ज़्यादा है सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू कम है। तो उस चीज़ को, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। इट ऑल्सो मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द इक्विलिब्रियम एंड इट लीस्ट इम्प्रूव्स इट्स पोजीशन। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता क्या होता है? इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं उनमें एक बैलेंस क्रिएट करना कि जितने इम्पोर्ट हैं उतना ही एक्सपोर्ट होने चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, अब यहाँ लिखो ना इक्विटेबल, इक्विटेबल में ये आ रहा है इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। दिस इज़ नेसेसरी फॉर सोशल जस्टिस बिकॉज इट हेल्प्स लेसनिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड मनी इनकम। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसों का प्रॉपरली बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी कम होती है। इनइक्वालिटी मतलब कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। जैसे हम सैलरी की बात की जाए तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है, कुछ लोगों को कम मिल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इक्वालिटी को फोकस करना चाहिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहिए। विच इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है। अब जो जितना ज़्यादा कमा रहा होगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा मेंटेन्ड होगा, ठीक है। इसलिए इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे ताकि हर कोई अपने स्किल के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कमाए, ठीक है, और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो। दस द क्रेडिट पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड इन अ वे विच इंश्योर्स इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू बैकवर्ड एरियाज एंड स्मॉल बोरोवर्स। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें ऐसी क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, फॉर्मुलेट करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या फिर जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जिस तरह बहुत गाँव वगैरह हो गए, छोटे छोटे कस्बे हो गए, ठीक है, अब वहाँ पे वो इतने मेंटेन नहीं होते, ठीक है। तो हमें ऐसी जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए तो वहाँ पे वो भी आगे जॉब कर सकें, ठीक है, पढ़ाई की तरफ माइल हों, ठीक है, मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेन वैल्यू ऑफ करेंसी। मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी
विच लीड्स टू ग्रोथ इन ट्रेड। ये पहली वाली बात है एक्सचेंज रेट वाली कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमारे मुल्क की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और फिर ट्रेड करने में भी आसानी होगी ज़्यादा। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन द एनहांसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को जो सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट को एनहांस करने में, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, विच रिज़ल्ट इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करने आएंगे, ठीक है, ज़्यादा घरों में इनकम्स जाएंगी, अपने घर प्रॉपर्ली चला पाएंगे, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कम्स इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज इन द डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। अब कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है हम कंट्री की, वो गोल्ड के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। दीज इफेक्ट्स कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अब इसको भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर जैसे हम लोग कौन सा प्रोपोर्शन सिस्टम यूज़ कर रहे थे ना, तो उसमें भी गोल्ड का थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम लोग गोल्ड ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमें गोल्ड रखना है, ठीक है, तो वो हमारे कंट्री की इकॉनमी के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करके उसके डिपॉजिट्स को कम करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स स्टेबल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पे पैसों का लेन देन और ये शेयर्स बिक रहे होते हैं, डिबेंचर्स बिक रहे होते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो क्विकली बिक सकती हैं, ठीक है। उस स्पेसिफिक मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, या फिर जहाँ पे लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सब कुछ इसमें आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। द सेंट्रल बैंक टेक्स हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में जो लेन देन हो रहा है, जो प्रोसीजर चल रहा है, उसके अंदर भी स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए वो सेंट्रल बैंक जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ विच हेल्प्स टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे होगा? अब मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। अब प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही है? अब मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दी थी, हम एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं। बिल्डिंग बनवाने के लिए सबसे पहले मैंने मज़दूर रखवाए अपने काम करने के लिए। मज़दूर पैसे कमा रहे हैं ना, उनको मैं पैसे दे रही हूँ, ठीक है, तो इस तरह प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हुई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने दूसरे ऑफिस के लोगों को हायर कर लिया, उनको भी तो मंथली सैलरी मिलेगी, ठीक है, तो मतलब उनको जो सैलरी मिल रही है वो वेल्थ में काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सेंट्रल बैंक जनरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द कंट्री। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, स्टेबिलिटी क्रिएट करना, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। Promotion of economic development. This means the steady growth in the national product and per capita income. It requires, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक मुसलसल ग्रोथ होनी चाहिए नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, कि हमारे मुल्क का जो हम पूरी प्रॉपर कमाई है वो कितनी थी, और पर कैपिटा इनकम कि एक साल में एक बंदे की कितनी कमाई होती है। अब पाकिस्तान में जितनी भी लोग कमा रहे हैं उनकी साल की कितनी कमाई है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या कहते हैं, एक परपेचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं वो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए इसके लिए, इस मकसद के लिए। दस विद दिस ऑब्जेक्टिव द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी aims at mobilization of monetary resources and ensuring their fuller and productive use. अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो एम करती है, उसका मेन मकसद होता है कि मॉनेटरी रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन, कि हम कहाँ जहाँ पैसे चाहिए वहाँ पे पैसे प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्टिवली यूज़ हों। ये नहीं कि हम लोगों ने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, हमने देखना है कि जहाँ पे ज़रूरत है हम वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे,
नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन. With the help of monetary policy, various productive sectors are encouraged to get loans, due to which a comprehensive increase in production can be expected. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प के थ्रू हम ऐसे सेक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, ताकि हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बिज़नेस है किसी का, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें. तो हम क्या करेंगे, हम उनके अंदर प्रेफर करेंगे, हम मॉनेटरी पॉलिसी के को फॉलो करते हुए हम इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि हम वहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है. अब हम लोग उनको लोन दे देंगे या कुछ ऐसे कुछ चीज़ उनके लिए प्रोवाइड कर देंगे. उससे क्या होगा कि वो अपने बिज़नेस को बढ़ाएंगे, बिज़नेस बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट अर्न होगा, और वो प्रॉफिट इनडायरेक्टली मुल्क का प्रॉफिट होगा, ठीक है. तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अच्छा, ये तो हो गया आपका टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी. आई होप समझ आ गया होगा, ईजी सा टॉपिक था.